क्या पढ़ा था आखिरी क्लास में? बताओ। सर अरविंदो डायनेसिटी में तिरुमल लिखा। पेरुमल। अराबिडो शुरू कर दिया था। यस सर। हम्म। ठीक है। रिवीजन कर लिया आप सबने? दिल की धड़कनें बढ़ गई सबकी। अरे कोई नहीं, छोड़ो। चलो एक चीज लिखो। ये मैं चार पांच बैटल्स लिखवा रहा हूँ, है ना? इनका ऑर्डर याद रहे, सन जरूरी नहीं है, लेकिन पता रहे जो कृष्णदेव राय के इंपॉर्टेंट बैटल्स थे। मैंने कहा था इन्होंने कई जो आसपास के किंगडम थे बहमनी वाले, चाहे बीजापुर हो, बिदर हो, गोलकुंडा हो, इन सबको हराया था। उड़ीसा में गजपति को भी हराया था। तो इसका ना एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो। मतलब ऐसे लिख देना, कृष्णदेव राय के विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ कृष्णदेव राय। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। सर वो मतलब राम राय को विजयनगर का मतलब हारने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इसको राम राय सर सदाशिव के जो संरक्षक नहीं, थे। बड़ा बड़ा कारण नहीं माना जा सकता। वो तो उससे पहले से ही आप देखो ना, कृष्णदेव राय के बाद से ही थोड़ा सा डगमगाना शुरू हुआ है। लिखो, ये अभी बताऊंगा। कृष्णदेव राय के विजय अभियान, टेबल बना देना एक। ठीक है। पहला लिखना है इसमें, यहाँ पे लिखो बिदर। यहाँ पे जो राजा था जिसको पराजित किया वो था महमूद शाह। ठीक है। ये बात है 1509 1510 की। सिर्फ सन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्रोनोलॉजी याद रहे, सन याद नहीं करना। ठीक है। दूसरा लिखो बीजापुर। यहाँ पे था यूसुफ आदिल शाह। यहाँ पर लिख लेना, ही कैप्चर्ड, यानी कृष्णदेव राय कैप्चर्ड गुलबर्ग फोर्ट। गुलबर्ग किले पर अधिकार इसका, कृष्णदेव राय का। तीसरा लिखो, ये पता ही है आपको, उड़ीसा कौन था गजपति रूलर? प्रताप रुद्र। नाम लिखवाया था मैंने इसका, नहीं लिखवाया था? सर नाम नहीं लिखवाया था आपने। चलो लिख लो यहाँ पे, गजपति शासक। ये 1513 से 1518 बताया था ना, चार बार आया गया था ये, फिर इसी की बेटी से शादी कर ली थी, विवाह हो गया था इसका। इसके बाद लिखो गोलकुंडा। गोलकुंडा में था कुली कुतुब शाह। ये बात है 1513 की। अच्छा, यहाँ पे ना इसका बेसिकली गवर्नर गया था, क्योंकि ये तो उड़ीसा में भी व्यस्त था। तो इसका जो गवर्नर था उसने कुली कुतुब शाह की फोर्सेस को हरा दिया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय आगे से चढ़ के फिर से पंगा लेने चला गया था अकेले, पर्सनली सजा के। उस टाइम पे क्या हुआ था, गोलकुंडा की फोर्सेस ने कृष्णदेव राय को हरा दिया था। और एक जगह पड़ती है पंगल, यहाँ नोट बना के लिख लेना, एक स्टार बना के। यहाँ तो कृष्णदेव राय ही जीत रहा है, इन सब में कृष्णदेव राय, लेकिन लिखो आफ्टर वर्ड्स इन 1513, 1513 में ही बाद में कृष्णदेव राय पर्सनली इंगेज्ड विद गोलकुंडा। सर एक बार फिर से बोलिएगा। गोलकुंडा को पराजित करने के पश्चात कृष्णदेव राय निजी रूप से गोलकुंडा गए और वहां गोलकुंडा की सेना के द्वारा पराजित कर दिए गए। और विजयनगर में गए थे पंगल फोर्ट। पंगल का किला जो होता था ना, पंगल का किला, ये विजयनगर के अंडर में ही आता था। इस पंगल फोर्ट को कैप्चर्ड बाई, किसने इस पर अधिकार कर लिया था? फोर्सेस ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा की सेना ने इस पे कब्जा कर लिया था। तो ये अपने आप में थोड़ा वो है, कहीं आप पढ़े थे आपको कोई सरपंच लिखवाया था ये सारे इसके विजय अभियान है, तो ये कहानी ऐसी ही थी। गोलकुंडा को हरा दिया गया था, इसके द्वारा, कृष्णदेव राय के सेनापति के द्वारा।
लेकिन जब होता है ना आदमी के अंदर एड्रेनालिन रश बहुत ज्यादा होता है, एकदम वो जीत के आए उड़ीसा से, उसने कहा "अरे तुम जीत गए, अरे तुम्हारा भाई भी जाएगा"। अकेले गया और बस वहां गोलकुंडा की फोर्सेस से घेर के पराजित कर दिया, और पंगल का जो किला था उस पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे लिखना, एक और लिख लो, बीजापुर। ऊपर क्या लिखवाया था, बीजापुर को फिर से किया था। ठीक है, एक बार बीजापुर हो चुका है, फिर लिखना। इस बार यहाँ शासक बदल चुका है। कौन है शासक? इस्माइल शाह। और ये जो बात है ये है 1520 की। ठीक है जी। और ये वाला जो बैटल है, इसको कहीं कहीं आप नाम देखेंगे लिखा रहेगा रायचूर का युद्ध, बैटल ऑफ रायचूर। ठीक है जी। तब उसको माइक ऑन करो अपना। यस सर। ये रायचूर कौन सा एरिया है बेटा? बंदे मत पलटो। रायचूर कौन सा एरिया है? सर याद नहीं आ रहा। ये तो बहुत, ये कम से कम मैंने 4 से 5 बार ये क्लास में बताया, शायद जिस दिन क्लास शुरू हुई थी 28 दिसंबर को, उस दिन ये चीज बताई है। कैसे चलेगा यार? तो जिसको ना याद हो ना, जहां शब्द लिखो वहां ये छोटा सा मैप बना लो फिर से। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर, हाँ सर एरिया, याद आ गया। फर्टाइल लैंड बिटवीन। होता क्या था, जब मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, तो बहुत उसमें कंफ्यूजन होता था। एक ही नाम के कई सारे लोग। मेवाड़ की लड़ाई मारवाड़ से हो रही है, उसके बाद मारवाड़ की मेवाड़ से हो रही है। तो जो चीजें याद नहीं होती, भले ही ये मैं अपना बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो कई चीज आप लोग को होता है। अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहा है सर मुझको नाम नहीं याद हो रहा है। वो तो करने पड़ेंगे। एक क्या, 9 का पहाड़ा 7 का पहाड़ा एक बार में याद हो गया था, ये बताओ। अच्छा, मास्टर ने पहली कक्षा में तुमको 9 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा लिखवाया, एक बार में याद हो गया था? नहीं ना, बार बार हुआ। आज तक याद है, सुना दोगे? ये भी चीजें ऐसे ही होगी, पहली बार में किसी को नहीं होता, हमें भी नहीं हुआ था। लेकिन उससे हारना नहीं है कि नहीं हो रहा, क्या करूं, नहीं हो रहा। अरे करो, करना तुम्ही को है। तुम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, वो बन जाएगा आईएएस। ठीक है, तो करना तो है ही। तो जैसे कोई चीज नहीं याद हो रही है उसको बार बार लिखो। जैसे अभी हम जब इंडिपेंडेंट किंगडम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच। तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट में भी मैं लिख पाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा। बाबर पढ़ाऊंगा तो वहां भी लिखवाऊंगा। चाहूं तो ना लिखवाऊं, मैं कर दूंगा तो वहां हो गया। लेकिन जब आप चीजों को बार बार लिखते हो तो वो चीज याद होती है। नहीं हो रहा रायचूर याद, कंफ्यूजन है, फिर से लिख लो फर्टाइल लैंड बिटवीन रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा। लिखो इस चीज को बार बार, जब लिखोगे तो चीजें याद होंगी, है ना? ओके लिख सर। लिया? हम्म। तो भाई ये 5 है, मतलब जैसे मैंने अलाउद्दीन के कैंपेन पे बताया था क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आ सकता है कि जो विक्ट्री कैंपेन है कृष्णदेव राय को, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। तो पता हो पहले बिदर, बीजापुर का एस सच नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नाम लिख देगा रायचूर, बैटल ऑफ रायचूर। तो तुम्हें पता है लास्ट वाले की 1520 की बात हो रही है। गोलकुंडा उड़ीसा, तो इनका याद रहे पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। ठीक है, हो गया ये? यस सर। लिख लिया भाई? हाँ चलो, चलो चलो चलो। ठीक है, विशाल है क्लास में? विशाल नहीं है क्लास में? कोई बात नहीं। साबिर माइक ऑन करो। साबिर भी नहीं है? तरन्नुम माइक ऑन करो। कोई तो होगा, कोई भी नहीं है आज क्लास में। मेरी आवाज आ रही है? चलो मैं नाम बोलता हूँ सर, जो जो अवेलेबल है। साबिर हाँ है, बोलिए बोलिए बोलिए। तरन्नुम भी है। बोल क्यों नहीं रहा साबिर फिर? साबिर बोल क्यों नहीं रहा? चलो जो भी है, तरन्नुम बेटा बताओ, ये आंध्र कवि पितामह किसको कहा जाता है? सर क्या बोले फिर से एक बार। आंध्र कविता पितामह किसको कहा जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ तेलुगु पोएट्री या सर आंध्र सर पोएट्री कृष्णदेव राय। है? सर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को बोला जाता है? अच्छा, एमन बताओ किसे बोला जाता है? बोलो भाई।
है नहीं क्या सर ये लोग क्लास में जिनका नाम मैं ले रहा हूँ? है सर। नहीं पता नहीं है तो बता दो नहीं पता, चुप रह के क्या होगा। बताओ श्वेता, तुम बताओ, आनंद कविता पितामह किसको कहा जाता है? सर वो अल्लसीन पैडन्ना है। वेरी गुड। याद ये तुम लोग को बताओ यार, याद नहीं हो रहा है। एक दिन बीच में क्लास नहीं हुई तो ये थोड़ी है कि रिवाइज कर लें, नहीं हुई क्लास तो मजे में है। सर, उसके बाद ये उस उसके दिन बाद इसलिए याद है। हाँ ठीक है, तुमने बता दिया, अच्छी बात है, अब उसको क्लेरिफाई मत करो, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों याद है वो तो आप जानो, अच्छी बात है, मैं बाकियों को कह रहा हूँ। और बाद में सब मैसेज करेंगे नहीं सर हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वो सिर्फ झूठे मैसेज है यार, तुम लोग पढ़ कुछ नहीं रहे हो। एक क्लास पुराना तुम लोग को याद नहीं है किसी को। लिखते जाओ, मुझे भी मुझे मतलब नहीं है, लिखते जाओ। ये अभी तो कितने 60 पन्ने हुए हैं, ये ऐसी 160 हो जाएंगे, फिर मॉडर्न शुरू हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा। लिखो, जहाँ अच्युत देव राय लिखा था वहां पे आ जाओ। एक बार इनको सर रिवीजन का किसी दिन बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये सारी चीजें ना अरे पढ़ रोज बता रहा हूँ सर, रोज। आप पिछली क्लास देखो, उससे मतलब पिछली देखो, नहीं नहीं, आई खुद नो, आके कराता हूँ मैं। हम हम्म। बताते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन रिवीजन करते नहीं है, रिवीजन करने से बचते हैं ये लोग। तो इनको रिवीजन हम्म। की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी एक बार कभी सेशन लेके। और साबिर का मैसेज आया है, ये कह रहा है कि वो लाइब्रेरी में बैठा है। बड़ी देर बाद आया मैसेज लिखने का। ठंड ज्यादा होगी, उंगली चल नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्युत देव राय में लिखो, इनके कोर्ट पोएट होते थे अच्युत देव राय के, ठीक है। उनका नाम था राजनाथ डिंडिंग, राजनाथ डिंगिंग। इनकी एक पुस्तक है, एक किताब लिखी है, ऑफ कोर्स इन्हीं के ऊपर लिखी है, अच्युत रामोदय। अच्युत देव राय के कोर्ट पोएट थे कौन? राजनाथ डिंडिंग, या कोर्ट स्कॉलर कह लो। इनकी एक रचना है अच्युत रामोदय, लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे देखो। जो बैटल ऑफ तालिकोटा लिखा था, एक इतिहासकार है, उसने एक किताब लिखी है, और वो इसका आंखों देखा वर्णन कर रहा है, मतलब ही वॉज प्रेजेंट एट द बैटल फील्ड। तो जहां बैटल ऑफ तालिकोटा लिखा है वहां लिखना है एक नाम, सेविल। आंखों देखा वर्णन किया है इसने, और एक बुक लिखी है, उसका नाम है अ फॉरगेटन एम्पायर। हिंदी वाले भी यही लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद जब युद्ध समाप्त हो गया, बैटल खत्म हो गया, उसके बाद वेनेशियन ट्रेवलर, ये वेनेशियन मतलब वेनिस का, आप इटली लिख लो, इटली का एक ट्रेवलर था सीजर फेड्रिक, ठीक है। ये इस बैटल के बाद भारत आया था, बस एक पॉइंट लिखना। आफ्टर द व्हेन द बैटल वाज फिनिश्ड या ओवर, इटालियन ट्रैवलर सीजर फेड्रिक विजिटेड इंडिया। युद्ध समाप्ति के पश्चात इतालवी यात्री सीजर फेड्रिक भारत आया। यस सर। लिख लिया? ठीक है, आगे लिखो कुछ और पॉइंट्स। गुरु ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के गुरु, गुरु ऑफ कृष्णदेव राय, कथाचार्य। लिखो, लिख लिया? यस सर। हम्म, एक सेकंड, आगे लिखो। एक आगे हम पढ़ेंगे जब भक्ति मूवमेंट, तो एक सेंट हुए हैं वल्लभाचार्य, जिन्होंने फिलॉसफी दी है। वो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे, और कृष्णदेव राय ने ही उनको आचार्य की उपाधि दी थी, ठीक है। लिखो, सेंट वल्लभाचार्य गॉट टाइटल ऑफ आचार्य when he visited in the court of कृष्णदेव राय। भक्ति संत वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय के दरबार में आए और उन्हें आचार्य की उपाधि मिली, ठीक है। अगला एक पॉइंट लिखो, लिखो कृष्णदेव राय पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ लिटरेचर।
कृष्णदेव राय पैट्रोनाइज कन्नड़ लिटरेचर। कृष्णदेव राय ने कन्नड़ साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेव राय ने कन्नड़ साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। कृष्णदेव राय पैट्रोनाइज्ड कन्नड़ लिटरेचर। दो चार किताबें और जो जिन्होंने लिखी हैं उनके नाम लिखवा रहा हूं, लिखना। एक हुए मल्लनार्य, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनका नाम लिखो। वीर शैवमृत, वीर शैवा, आगे हम पढ़ेंगे एक सेक्ट उसी के बारे में, शैविज्म का एक सेक्ट है ना। और इन्होंने एक किताब लिखी है भाव चिंता रत्न, बोल बोल के लिखा करो, भाव चिंता रत्न। एक विठल नाथ हुए, इन्होंने लिखी है भगवत, भागवत लिख लेना। साउथ में ता को ठ बोलते हैं इसलिए भागवत थ हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। कृष्णदेव राय ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड तमिल पोएट हरिदास। कृष्णदेव राय ने तमिल कवि हरिदास को भी संरक्षण दिया। कृष्णदेव राय पेट्रोनाइज्ड तमिल पोएट हरिदास। कृष्णदेव राय ने तमिल कवि हरिदास को भी संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो। इन संस्कृत, अब ये संस्कृत की बात हो रही है, लिखना इन संस्कृत, संस्कृत में, इन संस्कृत, संस्कृत में व्यास तीर्थ, ये नाम है आदमी का, ठीक है ना। व्यास तीर्थ रोट, इनकी जो पुस्तकें हैं वो लिखो। व्यास तीर्थ रोट भेदोज्जीवन, जीवन के भेद क्या है, रहस्य क्या है जीवन के। एक लिखी है उन्होंने तात्पर्य चंद्रिका। और आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आता है ना, तो कल्चर वाले पोर्शन में पुस्तकें जितनी मैं किताबें लिखवा रहा हूं ये भी आती हैं। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों का है। अगर नॉर्मल कह दे कि विजयनगर एम्पायर के कल्चर और आर्किटेक्चर के बारे में बताओ, तो सिर्फ जो मंदिर बनवाए उनको लिख के मत रह जाना, जैसे गुर्जर प्रतिहार में आपने किया। कुछ इन साहित्य के, इन लिटरेचर्स के भी उसमें आप नाम लिख सकते हो, है ना। तात्पर्य चंद्रिका, एक और लिख लो इसमें इन्हीं की, न्याय मित्र, एक और लिखो। तांडव तर्क था नहीं, इसका नाम था तर्क तांडव। प्री में कैसे क्वेश्चन आएगा, विजयनगर एम्पायर के दौरान संस्कृत लेखक या संस्कृत कवि या संस्कृत विद्वान व्यास तीर्थ की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर डज नॉट बिलोंग टू या डू नॉट बिलोंग टू व्यास तीर्थ। चार नाम दे देगा, तीन इन चारों में से होंगे, एक कोई और दे देगा। तर्क तांडव, न्याय मित्र, तात्पर्य चंद्रिका और रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया नहीं होगी, है ना। वो किसकी है, कुंभा की। आगे लिखवाऊंगा मैं, राजस्थान लिटरेचर का थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो लिखवाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है, वैसे मुझे नहीं लग रहा था क्वेश्चन आएगा, लेकिन वहां का भी बहुत पहले, मतलब अभी तो रिसेंट ईयर्स में नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन पूछ रखा यूपीएससी ने कि एक महाराणा कुंभा की कौन सी रचना है, तो वो भी। तो व्यास तीर्थ की कौन सी हो गई, भेदोज्जीवन, तात्पर्य चंद्रिका, न्याय मित्र और तर्क तांडव। ये सारी संस्कृत में है, पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। लिख लिया। हाँ भाई रोहित, तुम्हें तो वो 8 नाम नहीं याद हो रहे, ये तो और मैंने 8-9 और लिखवा दिए। होंगे, सब होंगे, डेली करोगे तो सब होंगे। लिख लिया भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, जहां मैंने लिखवाया था इसकी, कृष्णदेव राय ने जो खुद से भी किताबें लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी है, जरा कोई नाम बताओ मुझे, बोल के, देख के ही बताओ। अरे तो सर अमुक्तमाल्य, जामबत्ती थी कोई, एक तो उषा जामबत्ती। और जामवती जामवती कल्याण, हाँ। और और उषा, एक और तुम्हारी बेटा आवाज कट रही है, तुम बोलो, रोहित तुम बोलो कौन कौन सी है। अमुक्तम मलयाद, जामबती, उषा परनेयान। इसी में आगे और लिखो, 2 और लिख लो, 3 और लिख लो। एक लिख लो रास मंजरी,
अभी तो एक फैशन में आप लोग चल रहे हो, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, जब सिलेबस कंप्लीट होगा मिडिवल का, तो आप क्या करेंगे, खुद A4 शीट पे अपने हाथ से चार्ट बनाएंगे, बुक्स ड्यूरिंग मिडिवल एरा। एक प्री मिडिवल का बना लो जिसमें तुम्हारा वो सब चलेगा, कर्पूर मंजरी और ये सब। फिर एक मिडिवल का, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह, तारीख अलाई, ये सब, ठीक है। फिर एक विजयनगर एम्पायर की बुक्स, तो ये अलग सारी एक बुक्स हो जाएंगी। और जैसे तुमने मैप चिपका रखा है, पता नहीं कितनों ने चिपका है कितनों नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ चिपका लिया होगा अब तक, जैसे मैप चिपका रखा है ऐसी एक किताब है सामने चिपका लेना। मैं देखता हूँ कैसे नहीं याद होगा, 1.5 साल में नहीं याद होगी चीज। भाई 1.5 साल तो है अभी मिनिमम। अगर मैं कह रहा हूँ 2025 में भी कोई दे रहा है तो 1.25 साल तो है। तो हो जाएंगी सब चीजें, घबराना नहीं है। करने से होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, वक्त जाया होगा सिर्फ। आगे लिखो, मादलस चरित्र, सिर्फ नाम लिखना, क्या है क्यों है ऑप्शनल में बात करेंगे, या सिर्फ नाम लिखते जाओ, ठीक है। एक और लिख लो कि ये अब जैसे कुछ नाम तो ऐसी पता है, सत्यवाणु परिणय, तो किसी की परिणय, किसी की शादी के बारे में लिखा होगा, है ना। परिणय बंधन क्या होता है, ये लिख लो। 5 किताबें हो गई इनकी। अमुक्त माल्यात तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। उसके अलावा जामवती कल्याण, सत्यवाणु परिणय, मादलस चरित्र और रास मंजरी, ठीक है। अब वो यही गेम प्ले कर जाएगा, कर्पूर मंजरी डाल देगा। मंजरी देख के एकदम टिक मत लगा देना, पढ़ना, कर्पूर मंजरी अलग है, रास मंजरी अलग है ना। ठीक है, हो गया। चलो अब इसको करो बंद, अब डालो अगली हेडिंग जो मैंने सब डलवाई थी लास्ट टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। लिखो, लिख लो पहले फिर समझाऊंगा। सेंट्रलाइज्ड हेरिडिटरी रूल वाज देयर, केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था। फिर टू द पॉइंट लिखना, बुलेट पॉइंट्स बना के। सेंट्रलाइज्ड हेरिडिटरी रूल प्रिवेल्ड, केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। एक अराविडू डायनेस्टी में एक लास्ट पॉइंट लिख लेना। लास्ट रूलर का नाम लिखवाया था मैंने, नहीं लिखवाया था अराविडू में। सर कहाँ पे? अराविडू, अराविडू, सिर्फ वो पेनू कोंडा कैपिटल करके छोड़ लिखवा दिया था ना। यस सर। यस सर। उसमें एक पॉइंट लिख लो, श्रीरंगम थर्ड, एक पॉइंट लिख लेना, श्रीरंगम थर्ड, श्रीरंगम तृतीय इस वंश का आखिरी शासक था। श्रीरंगम थर्ड वाज लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। किसकी? अराविडू की बात हो रही है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस ये 2-3 ही पॉइंट थे। कौन कौन से? तिरुमल फाउंडर है, राम राय का भाई था, पेनुकोंड अपनी कैपिटल बनाई, और श्रीरंगम तृतीय, श्रीरंगम थर्ड इसका लास्ट रूलर था। बस ये पॉइंट वहां ऐड कर लेना, शायद उस दिन लिखवाया नहीं था मैंने। अब नेक्स्ट सेशन ही रिज्यूम कर लो सर, ये बंद होने वाला है। ओके। तो श्रीरंगम थर्ड अराविडू के लास्ट रूलर थे, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। सेंट्रलाइज हेरिडिटरी प्रिवेल, केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था। अगला लिखो, राजत्व के देवीय सिद्धांत को मानते थे, बिलीव्ड इन डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ भाई, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप थ्योरी पता है सबको? यस सर। यस सर। राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानते थे। अगला लिखो, दे बिलीव्ड इन चाणक्य सप्तांग थ्योरी। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में विश्वास रखते थे। ये जब आपको पढ़ाएंगे ना सर एंशियंट, तब और डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ नाम नोट कर लो। चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को मानते थे, बिलीव्ड इन सप्तांग थ्योरी ऑफ चाणक्य। क्या कहता है ये, थोड़ा सुन लो। सप्तांग थ्योरी 7 चीजों के बारे में बात करता है कि भाई एक होगा राजा, किंग, ठीक है। उस राजा के पास एक होगा एरिया, जिसको कहते हैं लैंड,
ठीक है। उसके बाद इसके पास होंगे इसके मिनिस्टर्स, जिनको हम देखते हैं कहीं अमात्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमात्यास। अब पढ़ेंगे इसको। अब जब मिनिस्टर हो गए तो क्या इस इतने से प्रॉपर एक राज्य बन जाएगा? और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सेना की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की। ठीक है, आर्मी की जरूरत पड़ेगी। अब जब आप आर्मी भी है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे ओपन में थोड़ी रह सकते हो, तो आपको फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी, एक किले की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? फोर्ट की, किले की जरूरत होगी। और इन सबको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो फंड्स या फाइनेंस। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। मेनली ये 6 ही चाहिए, लेकिन इसके बाद आपको फ्रेंड भी चाहिए। फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड या दो ऐसे फ्रेंड जिनके पास ये सारी चीजें हो, लुखे ना हो, उनके पास भी ये हो कि कल को आपकी लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो और आप साथ में जाए। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है सप्तांग सिद्धांत। बाकी इसको डिटेल में एंशियंट में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखो। हायर ऑफिसर्स को क्या कहा जाता था? ठीक है, सीधे पॉइंट बना के लिखना। हायर ऑफिसर्स, बड़े अधिकारी या उच्च अधिकारियों को कहा जाता था दंड नायक। क्या कहा जाता था? दंड नायक। दंड नायक क्यों? दंड किसको बोलते हैं? लकड़ी को। डंडा होता है। तो आप देखते होंगे आज भी है शहर में, कोतवाल हो गए, जब वो पूरी अपनी यूनिफॉर्म में होंगे, ऐसे तो नहीं, एक बेत होता है उनके हाथ में। तो ये एक तरह का सिंबल है, सिंबल ऑफ पावर है ना? तो दंड नायक, उसके हाथ में एक लकड़ी होगी, ये लकड़ी के तरह का एक बेत होगा, जो बताएगा कि नहीं ये उच्च अधिकारी है। अधिकारी तो और भी है, लेकिन ये एक तरीके का उसका आईडी कार्ड हो गया। भाई आप लोग आईएएस बनोगे, आपके पास क्या होगा? भाई पहले नीली बत्ती होती थी, वो भी हट गई। अब मान लो झंडा हो गया भारत का। और क्या हो गया आपका? सिंपल अगर देखें, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जिलाधिकारी फला फला फला। तो ऐसे ही उस टाइम का ये आईडी कार्ड होता था, उसके हाथ में एक लकड़ी का डंडा, एक दंड होता था, और वो उसका नायक था। तो क्या नाम हो गया? दंड नायक, है ना? अगला लिखो, लोअर ऑफिसर्स। छोटे अधिकारियों को क्या कहा जाता था? लोअर ऑफिसर्स कुछ नहीं कहते थे, सिंपल कार्यकर्ता। क्या कहा जाता था? कार्य कार्यकर्ता। ठीक है, और लिखो इस समय आगे। कोरोनेशन सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टेम्पल्स, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। राज्यभिषेक मंदिरों में किया जाता था। राज्यभिषेक मंदिरों में किया जाता था। कोरोनेशन सेरेमनी वाज डन इन टेम्पल्स। और टेम्पल्स में क्यों हो रही है? क्योंकि ये राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानते थे कि हम तो सिर्फ शासन चलाने वाले हैं, असली राजा कौन है? ईश्वर है, ऊपर वाला है। इसी को बोला गया डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, है ना? ठीक है जी, यस और सर। लिखो। देखो था क्या, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न में चीजें ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगी। ये जो विजयनगर एम्पायर था ना, ये कलर दिख रहा है तुम लोग को? पर्पल वाला नहीं दिख रहा, सच बताना। दिख साफ रहा है नहीं सर। दिख रहा वो। चलो ये दिख ले लो, रहा है सर। कोई बात नहीं। ये विजयनगर एम्पायर है, आगे जाके कई सारे छोटों में बढ़ गया, 4 5 एम्पायर में। जैसे कुछ का मैं एग्जाम्पल देता हूं। मदुरई नहीं है, मदुरा एक अलग है, मदुरा। एक इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे, मैसूर। आगे पढ़ेंगे मैसूर में, यहाँ पे वोडियार डायनेस्टी आ गई थी 1612 के आसपास। कौन आ गए थे? वोडियार। बाद में इन्हीं को हटा के टीपू सुल्तान का नाम सुना है? टीपू सुल्तान के पापा यहाँ पे आ जाएंगे, है ना? यस सर। हैदर अली। ऐसे ही एक हम पढ़ते हैं Yes. तंजौर, जिसको आप थंजावुर भी कहते हैं, थंजावुर। तो ये सब आप खुद सोच लो, अगर आपको ये नाम सुने हैं तो आपको मोटा मोटा पता होगा ये भारत के नक्शे में कहाँ है। तो इससे आप विजयनगर साम्राज्य के एक्सटेंट को आप देख सकते हैं कितना बड़ा था। लेकिन बाद में डिसइंटीग्रेट होता चला गया। इसके बाद बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 के बाद, है ना? तो बाकी मैसूर वैसूर की बातें हम करेंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। अब आगे लिखो। अच्छा, होता क्या था विजयनगर साम्राज्य में? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये भी 2 भागों में बटा हुआ था। सेंट्रल अलग और प्रोविंशियल अलग।
यानी केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। तो अगली हेडिंग डालो, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। यस सर। लिखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के समय, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता हो। ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 6 प्रोविंसेस। कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य 6 था। अगला, केवल शाही परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। ओनली मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड एज गवर्नर। ओनली मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड एज गवर्नर। केवल शाही परिवार के सदस्यों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। ओनली मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली वर अपॉइंटेड एज गवर्नर। अब इस गवर्नर के भाई कुछ स्पेशल राइट्स भी तो होंगे भाई। जब आपने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग किया है, मोर और लेस तो ये एक सेंट्रलाइज्ड ही है एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने शायद पहला पॉइंट लिखवाया भी होगा, सेंट्रलाइज्ड हेरिडिटरी रूल, केंद्रीकृत वंशानुगत। लेकिन केंद्रीकृत का ये मतलब हर जगह नहीं। एक तो होता है एक्सट्रीम केंद्रीकृत, जैसे बलबन के टाइम था, अलाउद्दीन के टाइम था, वो तो बिल्कुल अति चरम पर है केंद्रीकरण। यहाँ पे प्रोविंशियल भी उसने दे दिए कुछ पावर्स, किसको, गवर्नर। तो लिखो अगला पॉइंट, गवर्नर हैड स्पेशल राइट्स। गवर्नर के कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे डैश करके पहला लिखना, ABC 3 पॉइंट। गवर्नर के कुछ विशेषाधिकार थे। गवर्नर हैड सम स्पेशल राइट्स। पहला, राइट टू सर्कुलेट न्यू कॉइन्स, नए सिक्के चलाने का अधिकार। राइट टू सर्कुलेट न्यू कॉइन्स, नए सिक्के चलाने का अधिकार। सेकंड, राइट टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, नए कर लगाने का अधिकार। देखो है क्या ना, जैसे कल वाला आप लोग, कई लोग घबरा गए, अरे सर आप भी नोट्स नहीं लिखवाओगे। मैं लिखवाऊंगा। आपने सर की बात नहीं समझी, वो क्या कहना चाह रहे थे। वो जस्ट एक ये देख रहे थे कौन कौन सीरियस है कौन नहीं है। कुछ चीजें लिटरल नहीं होती। अच्छा, अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी टोटल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। उसमें अगर हर कोई अब तुमको एक एक मैप बना के बिठाने बैठा तो फिर वो उसका सिलेबस तो हिस्ट्री से भी बड़ा हो जाएगा। भाई एक मैप, आप वर्ल्ड मैप लगाए हो, कितना हर देश के बारे में थोड़ी बताएगा। वहां कंसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है, लाइक मैथमेटिक्स कि पता रहे। कल को क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, कहाँ से विंड्स मूवमेंट क्या है, ओशियन करंट क्या है, वो पता चल गया, उसको अपनी भाषा में लिख लिया, कहीं से पढ़ लिया। हिस्ट्री ऑन द कॉन्ट्री क्या है, अपने आप में वास्ट है और इंटरेस्ट क्यों आता है, कहानियां होती है इसमें। तो अगर ये तुमने 6 जगह से पढ़ा तो तुम यही पढ़ते रह जाओगे, फिर कुछ और नहीं पढ़ोगे। तो इसकी वो मत लेना। इसमें मैं जो लिखवा रहा हूँ, आप कहानी समझो, इसको पढ़ लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, हिस्ट्री का एज फार एज सब्जेक्ट विच इज आई एम टेकिंग, जो मैं लिखवा रहा हूँ, तुम पहले इसको मुझे याद करके सुना देना, फिर किसी किताब पे जाना। ठीक है, लिखो, नए कर लगाने का अधिकार, राइट टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। तीसरा लिखो, राइट टू ग्रांट लैंड टू समवन, प्रांतपतियों को भूमि देने का अधिकार। या वो तो खुद ही हो गया प्रांत का। डायरेक्ट लिखो, राइट टू ग्रांट लैंड टू समवन, किसी को भूमि देने का अधिकार। और ये याद यस सर। रखना, जो ये तुमने पॉइंट लिखा है, गवर्नर हैड स्पेशल राइट्स, इस पे लगाना स्टार पॉइंट और लिखना, यह व्यवस्था सिर्फ यहीं देखने को मिलती है और पूरे विश्व इतिहास में भी कहीं नहीं मिलेगी आपको। ओनली हियर, नो वेयर एल्स इन हिस्ट्री, कि गवर्नर को स्पेशल राइट्स दिए हैं। ठीक है, चलो अब इसी में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ही है, इसी में 2 तरह का सिस्टम, 2 तरह की प्रणाली काफी
फेमस है और जिसपे ये पूरा टिका हुआ था विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, उनके बारे में लिखो। दो है, एक है नायनकारा सिस्टम, ठीक है, नायकर लिख लो, नायनकार तो गलत है, नायकर, नायकर प्रथा। और दूसरी है आयंगर, आयंगर सिस्टम, आयंगर प्रथा, ठीक है। लिख लो पहले फिर बताता हूँ, लिख लोगे खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, लिखो। पहले इसमें लिख लो, नयनकर वाले में, इसमें लिखो, लिखो। कमांडर्स गॉट लैंड फ्रॉम रूलर इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। कमांडर्स गॉट लैंड फ्रॉम रूलर इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। कमांडर्स गॉट लैंड फ्रॉम रूलर इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। अब ये बताओ, क्या ये चीज कहीं सुनी सुनी लग रही है या नहीं? कौन बताएगा? बोलो भाई, इतनी शांति क्यों है? हैं? बोलो बोलो। व्यवस्था में नहीं था केस। किसमें? अरे माइक ऑन करके प्रॉपर बोलो, भाग क्यों रहे हो माइक बंद करके? व्यवस्था में आधे बच्चे सर तो वो माइक, जो हाँ बोलो। सर इल्तदार, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल वही चीज है। सल्तनत काल में इक्तादारी है, आगे आप जाएंगे मुगल काल में वो मनसबदारी हो जाएगी, और मॉडर्न में जमींदारी हो जाएगी। यहाँ पे वही क्या है, नयनकार सिस्टम, नायकर सिस्टम। बिल्कुल सही, बहुत सही। भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? जो कमांडर है, सेनापति है, उनको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तुम हमें सेवा दो, तुम लड़ो हमारे बिहाफ पे, और हम तुम्हें लैंड दे देंगे। उस लैंड से जो रेवेन्यू आए वो रखो, बाकी इधर दे दो। तो अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले भूमि दी जाती है, ठीक है। आगे लिखो, इसमें अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में, नायकर में ही लिखना। लिखो, दिस लैंड वॉज कॉल्ड अमरम। इस लैंड को अमरम कहा जाता था। इस भूमि को अमरम कहा जाता था, एवं नायक को अमर नायक कहा जाता था। क्लियर फ्रॉम द नेम दैट लैंड वॉज कॉल्ड अमरम एंड कमांडर वॉज कॉल्ड एज अमर नायक, ठीक है। अब समझ में आ गई इसमें बात? पूरा लिख, सेंटेंस ही क्लियर हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि भाई आप हमें सर्विस दो, उसके बदले आपको सैलरी नहीं देंगे, लैंड दे देंगे। इस पे आप किसान को रखो, मजदूर को रखो, खुद फसल उगाओ, बेचो, जो उससे रेवेन्यू आए वो आप रखो। ये हो गया नयनकारा सिस्टम या नायकर प्रथा। और जो ये भूमि है इसको अमरम कहा जाता है, और जो कमांडर है यानी जो उसका ओन कर रहा है, उसको जिसको मिली है वो अमर नायक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला आओ अयंगर प्रथा पे। इसमें क्या है, लिखो। ये बेसिकली गंग का है, ठीक है। ये जो है ना, कौन बोल रहा है? ये माइक बंद कर लो क्योंकि आवाज आ नहीं रही है। ये आप विलेज लेवल पे समझ लो, एक तरीके से, एक तौर पे, नॉट एग्जैक्टली, एक तौर पे आप समझ सकते हैं। तो भाई गांव में मोटे तौर पे अगर प्रशासन की बात करें, दो तरह की जिम्मेदारियां हैं। पहली तो है जुडिशियल, लड़ाई हो गई, उसने हमारा पट्टे की जमीन ले ली, वो मेरी बकरी चुरा के भाग गया, वो गाय लेके चला गया, यही सब होती हैं दिक्कतें। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऐसा क्या किया जाए ये सब चीजें ना हो। एक तो फैसला सुनाएगा, एक नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर, है ना। तो ये दो तरह की जिम्मेदारियां थी। तो इन दो तरह की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए 12 लोग अपॉइंट किए गए, ठीक है। और इन 12 लोगों को ही कहा गया है अयंगर, और कुछ नहीं है, इतना ही है। प्लस ये जो होता था, मैंने बताया ऊपर, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है ये बताओ? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट पढ़ के बताओ क्या लिखा है, बोलो कोई। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में आज सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है विजयनगर के प्रशासन में? केंद्रीकृत निरंकुश
शासक व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था, हेरिडिटरी। यस सर, मतलब केंद्रीकृत निरंकुश शासन। मतलब मैं हूं, मेरे बाद मेरा बालक बनेगा, उसके बाद उसका बालक, ये कोई भी एक्स है उसके वंशानुगत, मतलब उसके वंश में जो होगा उसी को आगे ये सब मिलेगा। अच्छा, होता क्या है, हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आपने वो पढ़ा था उसके बारे में, कौन था वो, कैकुबाद, और उसका फादर बलबन बनाना चाह रहा था उसके बेटे को, लेकिन उसको नहीं था, वो कह रहा मुझे तो बंगाल का भी गवर्नर नहीं बनना। और ये आज भी आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के महानतम महानतम मुख्यमंत्री और एक नेता के तौर में कौन हुए, विलासराव देशमुख, अब नहीं है, उनका बेटा रितेश देशमुख। उसने साफ कहा मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना, मैं मॉडलिंग करूंगा, एक्टिंग करूंगा, है ना। वो नहीं गया, रितेश देशमुख एक्टर है, ठीक है, अच्छी लगती है मूवी उसकी, चल रही है, जो है बढ़िया है, नहीं बनना उसको, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। तो ऐसे ही हर किसी को नहीं पसंद होता ये सब चीजें। तो इसमें अयंगार सिस्टम में क्या व्यवस्था की गई कि अगर भाई कोई नहीं बनना चाह रहा या किसी के संतान नहीं है, तो आप अपनी इस पोस्ट को बेच सकते हो या गिरवी रख सकते हो। ये इसमें एक वो था, व्यवस्था थी, मतलब इसी के अंडर एक दिया गया था प्रावधान कि अगर ऐसी कोई चीज है, क्योंकि भाई आपने तो ऊपर कह दिया ना हेरिडिटरी ही होगा। अब कल को इसमें यह भी हो सकता है कि मान लो उसका बच्चा ना बनना चाह रहा हो, किसी का एक्स का बेटा, या उसके बेटा ना हो, तो इस चक्कर में कोई दूर का भाई आके मार ना दे, कुछ ना कर दे, तो उसको यह कहा गया कि भैया तुम इसको बेच सकते हो या गिरवी रख सकते हो इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए कोई और देख ले, कल को फिर कोई तुम्हारा दूर से रिश्तेदार आया या कोई आया, उसको क्लेम करके उसका वो स्वामी बन सकता है, या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, यस सर। आ गई भाई बात समझ में। यस सर। यस लिखो सर, इसमें आगे। कुछ, लिखो, देयर वर 12 पीपल फॉर जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विलेज। गांव में प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के, गांवों में प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे। गांव में प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे। There were 12 people for judicial and administrative responsibilities in village. To perform, लिख लेना, to perform judicial and administrative responsibility in village. There were 12 people to perform judicial and administrative responsibility in village, which were called as Iyengar. गांवों में प्रशासनिक व न्यायिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 12 सदस्य होते थे जिन्हें अयंगर कहा जाता था। अगला, अयंगर हैड राइट टू सेल दिस पोस्ट। अयंगर पद को बेचा जा सकता था। अयंगर हैड राइट टू सेल दिस पोस्ट। अयंगर पद को बेचा जा सकता था। अगला, यह पद वंशानुगत होता था। दिस पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। ठीक है, सर, पल्ले पड़ गई बात। हाँ जी, सर ये आप हाँ कह रहे हैं कि ये जो अयंगर पद है ये वंशानुगत है और फिर इसको बेच भी सकते हैं, ये चीज समझ में नहीं आई, मतलब कैसे? अभी 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 यही तो समझाया मैंने, और क्या समझाया भाई, उसके बेटे को नहीं बनना, उसको नहीं करनी पॉलिटिक्स, तो उसके पास ये प्रावधान है कि वो इस पोस्ट को बेच दे या गिरवी रख दे कुछ समय के लिए, कि मेरा बेटा तो फिल्मों में जाना चाह रहा है, उसे तो मॉडलिंग करनी है, लेकिन कल को उसका बेटा हो, मेरा पोता हो, वो अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए 20 साल 25 साल के लिए गिरवी भी रख सकता है या फिर बेच ही सकता है किसी और को, भैया तुम ले लो, इसके बदले मुझे इतनी भूमि दे दो और इस पोस्ट को तुम देखो। ओरिजिनल नेचर तो हेरिडिटरी है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे अयंगर सिस्टम वाज हेरिडिटरी और नॉट, तो यस इट वाज हेरिडिटरी, ये वंशानुगत था, लेकिन एक ये भी प्रावधान था कि आप अपने पोस्ट को, अपने पद को बेच सकते हैं। आ गई बात समझ में। यस सर, आ गई। हम्म, ठीक है, और कोई डाउट किसी का, बोलो भाई।
नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये अंतिम की आवाज थी। यस सर। गुड। अगला लिखो। ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अगला लिखो। रेवेन्यू लिखवा दे पहले। ठीक है, लिखो। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। रेवेन्यू सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। अच्छा, तुम लोग का नाम है संडे को तो वैसे क्लास अभी अब हम नहीं रख रहे हैं, लेकिन मतलब अगले संडे से तो लेंगे ही। आपकी क्या नाम है, आरुष सर, इस संडे मैं लूंगा, क्योंकि अभी परसों आपकी एक क्लास नहीं हुई थी हिस्ट्री की, तो संडे को क्लास लेंगे आपकी, है ना। मेहमनी खत्म करा देंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। लिखो। क्या लिखा? विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था लिखो। पॉइंट लिखो इसमें एक दो। लिखो, विजयनगर एम्पायर्स मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज लैंड रेवेन्यू। विजयनगर साम्राज्य के आय का मुख्य साधन या प्रमुख साधन भू राजस्व था। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज लैंड रेवेन्यू। विजयनगर साम्राज्य की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था। अगला लिखो, लैंड सर्वेज वर कैरीड आउट। भू सर, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था या भू सर्वेक्षण किया जाता था। भू सर्वेक्षण किया जाता था। एंड टैक्सेस वर डिपेंडेंट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और कर, जो कर होता था, और कर या एवं कर भूमि की उर्वरकता पर, एंड द टैक्सेस वर डिपेंडेंट ऑन, ये टैक्सेस वर सेट डिपेंडिंग ऑन द सॉइल्स फर्टिलिटी। भूमि की उर्वरकता पर करों को निर्धारित किया जाता था। ठीक है, अगला लिखो। बाय बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स। बाय बिल्डिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, expansion of agriculture was carried out. By building a large number of dams and canals, expansion of agriculture was carried out. अनेक बांध एवं नहरों के निर्माण से, या अनेक बांध एवं नहरों के निर्माण के द्वारा कृषि का विस्तार किया जाता था। कृषि का विस्तार किया गया। By building a large number of dams and canals, expansion of agriculture was carried out. अनेक बांध व नहरों का निर्माण कराकर कृषि का विस्तार किया गया। ठीक है, लिख लिया। यस सर। यस सर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है इसी में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही या रेवेन्यू व्यवस्था में ही, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो लिखना। जैसे राजस्व विभाग, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व विभाग, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अठवण। ठीक है, एक अधिकारी होता था, बड़ा अजीब नाम है लेकिन याद करना, सेंतो ओवा। ये क्या करता था? सेंतो ओवा। लिखो, लुक्ड आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आय व्यय का ब्यौरा। ही लुक्ड आफ्टर इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय का ब्यौरा देखता था। ठीक है जी। एक ऊपर वहां एडमिनिस्ट्रेशन में ना, एक वो लिख लेना, आर्मी डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन में एक टर्म लिखवानी रह गई, सेना विभाग। ऊपर वाले में लिखना, एडमिनिस्ट्रेशन वाले में ही लिख लेना। इसको कहा जाता था कदाचार। कदाचार लिख लिया। अब आ यस जाओ सर। रेवेन्यू वाले में वापस आ जाओ। इसमें कई टर्मिनोलॉजी है, मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो। जो लैंड रेवेन्यू होता था ना, लैंड रेवेन्यू, भूमि कर, वो यहाँ पे होता था 1/6।
मतलब आपके पास ये लैंड है, इससे आपकी कुछ आय हुई, 10 रुपए आपने कमाए, ठीक है। या टू बी वेरी वो वैसा ले लो, आपने 36 रुपए कमाए, इजी मैथमेटिक्स के लिए कर रहा हूं। आपने 36 रुपए कमाए, तो 36 का 1/6 कितना हो गया, 6 रुपए आप किसको देंगे, सरकार को, यानी सरकार मतलब राज्य को, यानी किंगडम को ऊपर। तो लिख लो लैंड रेवेन्यू 1/6। ये जो लैंड रेवेन्यू होता था, भूमि कर जिसको हम कहते हैं ना, भूमि कर, इसके लिए एक शब्द यूज होता था, उसको कहते थे कुडीमय, या कहीं कहीं देखने को मिलता है कदम माप। कदमों से मापते थे भाई, 1 कदम 2 कदम, ठीक है। इंच टेप तो था नहीं भाई उस पहले, अगर होगा भी तो यहाँ इनके पास तक नहीं आया था। तो कदम, अरे जैसे बच्चे गांव में क्रिकेट खेलते हैं या नॉर्मली, पिच कैसे नापते हैं, 18 कदम नाप लिए, 22 यार्ड की होती है, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हो जानते होंगे, तो कदमों से नाप लेते हैं, है ना। तो वैसे ही जो लैंड रेवेन्यू था, इसका माप कैसे होता था, कदमों के उससे, कुडी में या कदम माप, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, कुडी में या कदम माप। अगला आओ, अलाउद्दीन ने चरी टैक्स लगाया था, किस पे लगाया था चरी टैक्स, बताओ, कौन बताएगा। जानवरों के चारा पे। घास पे सर, उन पर जो हाँ कर्मचारी पे। कैटल्स थे ना, हाँ, कैटल्स हो गए। कैटल्स फॉर्डर पे है ना, चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स जिसको कहते हैं ना, ग्रेजिंग टैक्स, या हिंदी वाले लिख लो चराई कर, ठीक है। इसको जो बोलते थे, तो इसके लिए टर्म था, वो था तद्वली। इंग्लिश में स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है, कहीं तद्वली यू हो वी हो, बना लेना, इसलिए हिंदी भी मैं लिख लेना, इंग्लिश वाले चाहो तो। बिजनेस पे टैक्स लगेगा, जीएसटी लगता है आज। भैया आपका कोई बिजनेस है, दुकान है, शोरूम है, सामान बेचा, गाड़ी बेची, जीएसटी लगता है, बिजनेस टैक्स जिसको कहते हैं। उस टाइम वो उस टाइम भी लगता था, बिजनेस टैक्स। व्यवसायिक कर, क्या कहते थे इसको, लिखो कड़ाई वारी, ऐसे याद रखो। बिजनेस चलेगा तो घर में खाना बनेगा, खाना किससे बनता है, ऐसे तो बनता था कुकर और फ्राई पैन में भी है, कढ़ाई में बन रहा है, ठीक है। ऐसे याद करो, कढ़ाई वारी, ठीक है, याद करने का तरीका। बाकी ये आपको सबसे बढ़िया याद कराएंगे आरुष सर, ट्रिक एक्सपर्ट, निमोनिक्स एक्सपर्ट। बिजनेस टैक्स को कहते थे भाई कढ़ाई वारी। आपने पेड़ लगाए, बाग लगाए, तो उस पे भी टैक्स देना है। अगला लिखो, वृक्ष या उपवन कर, ट्री, गार्डन लिख लेना चाहो तो, ट्री या गार्डन टैक्स, इसको बोला जाता था मरम जाड़ी। क्या बोला जाता था, मरम जाड़ी। चुंगी कर बताया था मैंने, टोल टैक्स, इसको कहा जाता था दायम। डायन मत लिख लेना, दायम है, एम, दायम। क्या क्या हो गया भाई, लैंड रेवेन्यू 1/6 लगता था, उसको कहते थे कुड़ीमा या कदम्मा। ग्रेजिंग टैक्स को तद्वली, बोला करो जहां बैठे हो बोलो, ग्रेजिंग टैक्स चराई कर को बोलते थे तद्वली, बिजनेस टैक्स कड़ाई वारी, वृक्ष या उपवन ट्री टैक्स मरम जाड़ी, और टोल टैक्स या चुंगी कर को दायम, ठीक है। आगे लिखो, इसी में अभी रेवेन्यू वाला ही चल रहा है, सारे पॉइंट इसके यहीं लिख लो, टर्मिनोलॉजी। और क्या था, गोल्ड कॉइन्स लिखो, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के,
इन्हें कहा जाता था प्रताप। प्रताप मत लिखना, प्रताप या फणम। इसी में फिर आता है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के, इनको कहा जाता था तार। ठीक है। फिर होती है आपकी मिंट, जहाँ सिक्के बनते हैं। कौन सा शासक था जिसने मिंट पर अपने शहर का नाम लिखवाना शुरू किया था? सिक्कों पे मिंट का नाम लिखवाना शुरू किया था, कौन था? इल्तुतमिश था। बताओ। हाँ, इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इल्तुतमिश। हम्म। अगला लिखो टकसाल को। टकसाल या जो मिंट थी उसके लिए एक टर्म यूज होता था, वो आपका होता था जोरी खाना। जोरी खाना। एम आई ऑडिबल? यस सर। जो मिंट थी ना, सिक्के बनते थे, उसको उसके लिए जो टर्म यूज होता था वो होता था जोरी खाना। ठीक है। अगला लिखो। लिख लिया? इतना लिख लिया? यस सर। यस सर। आगे लिखो। शहीद के परिवार को दी गई कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड गिवन टू द फैमिली ऑफ मार्टायर। शहीद के परिवार को दी गई कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड गिवन टू द फैमिली ऑफ मार्टायर। इसको क्या कहा जाता था? लैंड को जो दी गई थी। रक्त कोड़ गए, खून बहाया है उसने अपना। ठीक है। अगला लिखो। टैक्स फ्री लैंड गिवन फॉर स्पेशल सर्विस, कर मुक्त विशेष सेवा के बदले दी गई कर मुक्त भूमि। माइक बंद कर लो जिसका ऑन है। विशेष सेवा के बदले दी गई कर मुक्त भूमि, टैक्स फ्री लैंड गिवन इन इन ल्यू ऑफ स्पेशल सर्विस। इसको कहते हैं बेटा उम्बली। उम्बली। ठीक है, लिख लिया? यस सर। यस सर। अगला लिखो, ऊपर उसी में आ जाओ, वो एडमिनिस्ट्रेशन में लिख लो या अलग से लिख लो। सम अदर टर्म्स, सम अदर टर्म्स करके लिख लो। चौकीदार के लिए, चौकीदार के लिए टर्म यूज होता था तलारी। ठीक है। अगला हो गया आपका पहरेदार के लिए। पहरेदार के लिए टर्म यूज होता था तलईचारी। अगला लिखो चीफ पुलिस ऑफिसर या मुख्य पुलिस अधिकारी। इसके लिए टर्म यूज होता था, ये आज भी होता है, कोतवाल। होता है हमारे शहरों में, कोतवाली होती है, सुना है? ये तो सुना होगा। यस सर, सुना है। कोतवाल। उल्टा चोर को और ऊपर मैंने वो आर्मी डिपार्टमेंट का लिखवा दिया था कदाचार, उसको भी चाहे यहाँ लिख लो एक बार और। दो बार लिख जाएगा और एक जगह फिर हो जाएगा। आर्मी डिपार्टमेंट, सेना विभाग, फिर से लिख लो। आलस मत करना कि एक बार लिख चुके हैं, मतलब इस चीज के लिए नहीं कह रहा, आगे भी कई चीज होंगी। अरे ठीक है, 2 बार 10 बार लिख लो। कदाचार। ठीक है। एक और लिखो इसमें पॉइंट। राजमहल की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी, ऑफिसर रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ किंगडम। किंगडम राजमहल क्या, पैलेस। ऑफिसर रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ रॉयल पैलेस, राजमहल की सुरक्षा से संबंधित अधिकारी। इसको कहते थे कवल करम। माँ के नीचे हलंत है हिंदी वालों, कवल करम। एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट लिखो जरा,
ऊपर जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर में लिखो, एडमिनिस्ट्रेशन में ना एक पॉइंट लिखना, लिखो देयर वाज ऑल्सो ए महानायकाचार्य, महानायकाचार्य who served as a link between villages and central government, गांव एवं केंद्रीय सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य करता था। वह ऑफिसर कौन था? महानायकाचार्य। देयर वाज ऑल्सो अ महानायकाचार्य, the officer who served as a link between the villages and the central government, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें लिख लो। महानायकाचार्य नामक एक अधिकारी जो कि समस्त गांव एवं केंद्रीय प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता था। कड़ी, लिंक, मीडिएटर, है ना। अच्छा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, राजा है तो जो टॉप जज माना जाएगा, कह सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, वो अपने आप में राजा ही होगा, गोज विदाउट सेइंग, है ना। ये हो गया। एक टर्म अलग से लिखना, उसमें लिख लो, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाले में लिख लो, एक टर्म और लिखो, लिखो लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स, लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स, स्थानीय समुदाय या व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को, व्यापारी है ना, मर्चेंट्स की बात हो रही है ना। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स, व्यापारियों के स्थानीय समुदाय, व्यापारियों के स्थानीय समुदाय तो क्या कहते थे? कुड़िराई चेट्टीज, कुड़िराई, इंग्लिश वाले एस लगा लेना। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट वर नोन एज कुड़िराई चेट्टीज। ये बेसिकली घोड़े बेचने वाली कम्युनिटी होती थी, जो घोड़ों का पूरा, आप देखोगे अरब वर्ल्ड से घोड़े आते थे। फिर हमने ये भी पढ़ा, इन्होंने पुर्तगालियों से दोस्ती कर ली थी क्योंकि वो समुद्र व्यापार बहुत अच्छे से करते थे, एक, है ना। ठीक है जी, लिख लिया लाइन की। तो अब अगला लिखो हेडिंग इसी में, सोशल कंडीशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। और तुम लोग अपनी स्पेलिंग पे काम करो भाई। एक आध दो ही बच्चे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ 2-3 दिन, मतलब चाहे इंग्लिश हिंदी सबकी बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों की इंग्लिश सही नहीं है, हिंदी वालों की हिंदी, सिर्फ एक शोभा की कॉपी छोड़ दो जो मैंने चेक करी थी, बाकी सब में गलतियां हैं, भर भर के गलतियां हैं, जो कि मैंने इग्नोर करी है। और शायद हो सकता है नंबर कटे भी ना, लेकिन जो आपका लैंग्वेज का पेपर है उसमें 0 आएगा सीधे। और फिर दुख इतना होता है कि हमने पढ़ा सब कुछ है, मात्र एक हिंदी इंग्लिश का पेपर जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, नंबर भी नहीं जोड़ने, उसने हमें बाहर कर दिया। जैसे प्री में सी सेट से आप बाहर हो जाते हो। तो अपने लिखने पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि कई चीजें तो हो जाती हैं कि आप, मतलब जीवन आपका बीत जाएगा। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी पिछले 2 महीने पहले तक मैं रिसीव्ड की स्पेलिंग में पता नहीं कहाँ से मैं ये लिखता आ रहा हूँ, बचपन से पता नहीं कहाँ से वो एक फ्लो में आ गई है, जबकि सही स्पेलिंग क्या है, ई पहले आएगा, रिसीव्ड। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया मेरा। जैसे आप लोगों की मैंने कॉपी देखी, भर भर के गलतियां हैं, तो इस चीज को आप ठीक करिए, है ना। चलो, सामाजिक स्थिति, सीधे सीधे पॉइंट्स लिखो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लिखो, सोसाइटी वाज नॉट क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। पार्ट्स नहीं, वर्णा लिख लेना। सोसाइटी वाज नॉट क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, समाज स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। समाज
स्पष्टता 4 वर्णों में विभाजित नहीं था। सोसाइटी वॉज नॉट क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्नास। अगला, ब्राह्मण्स यूज्ड टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ब्राह्मण प्रशासनिक कार्य करते थे। ब्राह्मण प्रशासनिक कार्य करते थे। ब्राह्मण्स यूज्ड टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। मैंने बताया था स्लेव ट्रेडिंग तो खूब चलती थी। इसके लिए बेसिकली पूरा एक बाजार लगता था स्लेव ट्रेडिंग के लिए। एक बड़ा सा कोई भी बाग या उद्यान ले लिया और बोला यहाँ पे पूरे में स्लेव ट्रेडिंग के लिए मार्केट लगेगा, स्लेव मार्केट, है ना। तो अगला पॉइंट लिखो, स्लेव ट्रेडिंग, और आगे लिखना इसको बोलते थे बेश बाग। ठीक है, इसको बोलते थे ये स्लेव ट्रेडिंग, दासों की खरीदारी, बेचना इसको। अब अच्छा, कारीगरों का बहुत वो था सम्मान। ठीक है, जितने भी आर्टिसंस होते थे या दस्तकार जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो अगला सिर्फ एक पॉइंट लिख लेना, आर्टिस्ट कलाकार या दस्तकार, कारीगर लिख लेना हिंदी में नॉर्मल। इनके लिए जो एक शब्द यूज होता था वो होता था वीर पांचाल। क्वेश्चन मान लो प्री में आ जाए, वीर पांचाल कौन हुआ करते थे? 4 ऑप्शन उसने दे दिए, उलेमा, अमीर, कारीगर या दास, किनको कहा जाता था? ये कमांडर दे देगा, वीर पांचाल। अच्छा, ये है ही, देखो जो नॉर्मल, एक मैं बता रहा हूँ, जो नॉर्थ इंडियंस है ना, उनमें व्यापार के व्यापारिक लक्षण ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया, और ये वो लोग भी मानते हैं। अब नॉर्मली देखो, गुजरात, राजस्थान व्यापार में शुरू से ही आगे रहे हैं। आप देखते हो झुनझुनवाला, बाटली वाले, ये सब कहाँ है? सब ये मारवाड़ी है। एक कहावत है ना कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हर जगह, चाहे बंगाल लो, कहीं लो, क्योंकि अपनी जगह छोड़ी। और मैंने हमेशा से बताया, जो इंसान बाहर निकलता है वही जीवन में कमाल करता है, वरना कूप मंडूक होके रह जाते हैं। है ना वो, कि पाँव में चक्कर, दिमाग में वो बर्फ, वो मुंह में शक्कर, है ना, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिमाग पे बर्फ। ये 3 चीज। या घूमिए, खूब जाइए, चाहे व्यापार के उससे जाइए, पढ़ने के उससे, नौकरी से उससे जाइए, और मुंह में शक्कर, मीठा बोलो, और दिमाग में बर्फ, बिल्कुल ठंडा रखो, गर्म नहीं होना जरा जरा सी बात पे। तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे या कुछ अपने जीवन में कर पाएंगे। तो यही है, मारवाड़ियों ने, गुजरातियों ने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं हमारी जगह हम नहीं छोड़ के जाएंगे, लड़ रहे हैं जरा सी, कह रहे कोई नहीं तुम लो, हम तो निकलना है यहाँ से। बंगाल आप देख लो, महाराष्ट्र देख लो, साउथ देख लो, ठेठ साउथ, जैन, मारवाड़ी, गुजराती आपको हर जगह मिल जाएगा। सेम गोस फॉर मजदूर वर्ग, अगर हम कहें निचला तबका, जो मैं निचला वैसे सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो बेसिक काम जो करते हैं, जमीन से जुड़े काम, उसमें यूपी बिहार आ गए हैं। अब देखो महाराष्ट्र में आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक हीन भाव से वो लोग देखते हैं सबको, मतलब थोड़ा थोड़ा वो चिढ़ते हैं, चिढ़ने के सेंस में कह दो। हाँ, हालांकि जब ये आईटी इंडस्ट्री आई, आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो भाई बूम हुआ, साउथ से बहुत इसका फ्लरिशमेंट हुआ है। तो एक चीज एट पार आ पाई है, वरना बिजनेस के मामले में तो हमेशा नॉर्थ इंडिया के लोग वहां से ज्यादा ही वो रहे हैं, वो इस चीज को खुद मानते हैं। तो जो भी नॉर्थ इंडियंस साउथ गए उस टाइम में, या तो उनके लिए एक शब्द यूज करते हैं, लिख लो, मैं बोलूंगा नहीं। ठीक है, आगे लिखो, नॉर्थ इंडियंस वर कॉल्ड एज, उत्तर भारतीयों को, भा मत कर देना रे इसको, भा है ये, बाद में भा कर दिया गया है, वो एक अलग बात है। कहते थे नॉर्थ इंडियंस वर कॉल्ड एज बड़वा, ब, भा मत बना देना इसको। ठीक है, अगला लिखो, सर कंडीशन ऑफ, हमारी
हाँ बोलिए। सर हम बिहार में दूल्हा को भी ना बड़वा कहा जाता है। वो बर से बना है, र वर आता है ना, वर बोलते हैं, वर वर और वधु, तो वर से वो बर बना और बर से बरवा, ये ड़ा है, कपड़े वाला ड़ा। सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब बस ये तो अब साउथ वाले ही कोई बताएगा क्या मतलब होता है, मतलब में मत जाओ, बस टर्म नोट करते जाओ, है ना। उधर जितना बिहार बंगाल जाएंगी वो वाह वाह लगता जाता है। अरे हमारा मोबाइल वाह नहीं मिल रहा है तो मोबाइल के आगे भी वाह लग गया। अरे हमको पनिया पिला दीजिए तो पानी के आगे यहाँ लिख दिया। एक आदमी शुद्ध हिंदी बोलता था, अच्छा इधर बंगाल उंगल साइड में खाने पीने को दिखाना बोलते हैं, तो पानी मांग रहा था, जल चाहिए था, अरे हमको जलवा दिखाइए, तो जल से जलवा बन गया। तो वो बरवा वो अलग है, वो वर के लिए ही यूज हो रहा है, आप सही कह रही हो। तो वाह, ठीक है, अगला लिखो। कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज सेटिस्फैक्ट्री, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज सेटिस्फैक्ट्री, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और इतनी अच्छी थी, अगला पॉइंट लिखो। वुमेन वर अपॉइंटेड एज बॉडी गार्ड्स, महिलाओं को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। महिलाओं को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। वुमेन वर अपॉइंटेड एज बॉडी गार्ड्स, अगला लिखो। वुमेन ऑल्सो वर्कड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। वुमेन ऑल्सो वर्कड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगला लिखो। दे हैड राइट टू एजुकेशन, महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, या भी हटा दो, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। दे हैड राइट टू एजुकेशन, अगला लिखो। विदेशी यात्रियों के अनुसार सती प्रथा का प्रचलन था। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेवलर्स सती कस्टम एग्जिस्टेड, सती प्रथा। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेवलर्स सती कस्टम एग्जिस्टेड, विदेशी यात्रियों के अनुसार सती प्रथा का प्रचलन था। अच्छा, सती प्रथा के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज होता था, लिख लेना, सहगमन। सती प्रथा क्या है कि एक स्त्री जिसका पति स्वर्ग सिधार गया है, ऊपर चला गया है, वो भी उसके साथ अपने प्राण त्याग देगी, है ना। तो सहगमन, साथ चले जाना, ठीक है, तो इसको बोलते थे सहगमन महाप्रयाण। प्राण तो ये त्याग रही है, लेकिन ये अपने आप में बहुत महा है, महानतम चीज है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। सर सहगमन, बोलिए। सर मैं ये सहगमन कह रही थी, महाप्रयाण, हाँ जैसे बोलिए। जो सती सर जैसे जो सती प्रथा होती थी, तो मतलब जो उनके पति मर जाते थे, उस स्वेच्छा से सती होती थी, उनके साथ जल के मरती थी, तो उसे सती प्रथा कहते थे। और जो लोग जी, जबरदस्ती उनको उनके अपने पति के साथ जला देते थे, जैसा आगे होने लगा, तो उसे हत्या नहीं बोलेंगे, उसको भी सती प्रथा बोलेंगे क्या? हाँ और क्या, हत्या ही हुई एक तरीके से बिना मन के, लेकिन उसको नाम सती प्रथा का ही दे दिया जाता है कि भैया वो तो हो गई सती, जबकि उसका मन नहीं है, ठीक है। फिर आगे तभी तो ये सब रिफॉर्म मूवमेंट हम पढ़ेंगे 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में, जो आपके रिफॉर्मिस्ट आएंगे, राजा राम मोहन रॉय, ये सब इस पे काफी वर्क करेंगे, आगे आके पढ़ेंगे हम उसके बारे में। अच्छा, फर्स्ट एविडेंस मिलता है आपको सती प्रथा का कहाँ, खैर एंशियंट में पढ़ेंगे, लिख लेना चाहो यहाँ, तीन तीन चार चार बार चीजें लिखोगे तो याद रहेगा। भानुगुप्त हुए हैं राजा, भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। एरण कहाँ पड़ता है, कोई बताएगा? तबस्सुम बताओ, तबस्सुम। सर बहुत शोर है इधर। सर उधर शोर है, इधर तो नहीं है। एरण अभिलेख कहाँ है, एरण कहाँ पड़ता है?
एंशियंट साइट है। सागर है मध्य प्रदेश में एक जगह, सागर में एरन पड़ता है, एंशियंट साइट है। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, आरुषर पढ़ाएंगे, तब इसका नाम दोबारा आएगा। यहाँ पे लिख लो ताकि चीजें बार बार पढ़ो तो भेजे में घुसे। बहरहाल सती कस्टम यहाँ पे प्रिवेल करता था, कहाँ? विजयनगर एम्पायर में, जिसको सहगमन महाप्रयाण बोलते थे। फर्स्ट एविडेंट जो सती प्रथा का देखा गया है या सती का देखा गया है, 510 ईस्वी में भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। एरण का है सागर, डिस्ट्रिक्ट है सागर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे लिखो। क्या लिखा था लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या लिखा था भाई, बोलो। सती प्रथा का प्रचलन था। सती अगला प्रथा का प्रचलन था। ठीक है ठीक है, अगला लिखो। देवदासी कस्टम एग्जिस्टेड। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। ये सब आप एंशियंट में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में आरुष सर आपको बताएंगे। अभी तो लिख लो। सिंपल ये समझो, मंदिरों की कुछ स्त्रियां जो कहती थी कि हम अपना पूरा जीवन हम मंदिरों में की सेवा में और यहीं बताएंगे, तो अपना पूरा जीवन मंदिरों को समर्पित करने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। ठीक है, देवदासी कस्टम एग्जिस्टेड, देवदासी प्रथा का प्रचलन था। अगला लिखो। वैश्यवृत्ति का प्रचलन था, जिसे मंदिरों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। Prostitution was there, which prostitution prevailed, which was controlled by temples. सर फिर से एक बार बोलिए ना। देवदासी प्रथा का प्रचलन था, ये अलग पॉइंट है। अब एक न्यू पॉइंट अलग, इससे अलग। वैश्यवृत्ति का प्रचलन था, जिसे मंदिरों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सर इंग्लिश में। प्रोस्टिट्यूशन प्रिवेल्ड, बोल रहा हूं, सबर। Prostitution prevailed, which was controlled by temples. Which was controlled by temples. अगला लिखो। According to foreign travelers, according to foreign travelers, विदेशी यात्रियों के अनुसार, according to foreign travelers, women were expert in horse riding, archery, and various sport activities. विदेशी यात्रियों के अनुसार स्त्रियां घुड़सवारी, तीरंदाजी व अन्य खेल गतिविधियों में निपुण थी। इससे क्या पता चलता है, जो सोसाइटी थी वो इनडिस्क्रिमिनेट थी, भेदभाव नहीं करती थी पुरुष और स्त्री में। अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेवलर्स, women were expert in horse riding, archery, and various sport activities. विदेशी यात्रियों के अनुसार स्त्रियां घुड़सवारी, तीरंदाजी या धनुर्विद्या लिख लो, एवं अन्य खेल गतिविधियों में निपुण थी। अगला लिखो। क्षत्रिय वर्ड नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। क्षत्रिय शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। नो मेंशन ऑफ वर्ड क्षत्रिय। लिख लिया? यस सर। लाइन खींचो, अगली हेडिंग डालो नए पेज पे। आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर अरे साम्राज्य की क्वेश्चन स्थापत्य कला। जी अरे क्वेश्चन पूछो। अरे फनम क्या होता है? फनम FANAM। बेटा बताया तो, सोने के सिक्के को बोलते थे। लिखवाया तो है मैंने रोहित, नेट चला गया था क्या? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं सर। अभी ये मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा था, इसलिए पूछ रहा अरे था अभी तो ये लिखवाया है, अब तुमने उतार लिखा नहीं, ये लिखा है देखो, ये रहा गोल्ड कॉइन्स फणम। सॉरी सर, दिख गया दिख गया। नहीं तो तुमने कॉपी में उतारा नहीं था, अब उतार लो, लिख लो।
हाँ ओके सर। जिसका छूट जाए बाद में लेक्चर देख लेना, अपलोड हो जाए, बाकी मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला। आप ना देखो, जैसे आप लोग कई लोग कर भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं वो, जब जैसे अब आपका देखो सिलेबस आगे बढ़ रहा है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, तो आप लोग अभी से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल लगे रहो। जो नहीं कर रहे हैं वो 1 डेढ़ महीना ही और वेट करना, उसके बाद से ना कोई भी पीवाईक्यू की एक बुक ले लेना, ठीक है, मार्केट से मिल जाएगी 200 250 रुपए की, विद सोल्यूशन देख लेना। डेली के आप 30 क्वेश्चन करो, सिर्फ 30 डेली के। साल में दिन होते हैं 365, 65 दिन हटा दो, बीमार पड़ गए, नेट नहीं चला, त्योहार आ गए, शादी आ गई, इफेक्टिवली 300 दिन हुए। कितने क्वेश्चन तैयार हो गए बच्चों? 9,000 क्वेश्चन भाई। और क्या बाहर आएगा? प्लस करंट तुम लोग पढ़ ही रहे हो। घूम फिर के क्वेश्चंस वही है, उनका स्वरूप बदल जाता है, उनका नेचर बदल जाता है। आपने मान लो कोई एक क्वेश्चन पढ़ा, और सुनना, ये आप डेली के 30 क्वेश्चन कर रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं सब में तो नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें से 4 और नए क्वेश्चंस बनेंगे, ये हो गए 100। तो इसके आगे उतने ही जीरो और लगा लो, या उतनी से ही इंटू कर लो, तो आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? ये 1 साल बाद आपको ही इस बात का इल्म नहीं होगा, और आप मजे मजे में कर लोगे। लेकिन ये चीज फॉलो होनी चाहिए, अभी मत करना, अभी एक सब्जेक्ट हो जान दो, जो कर रहे हो करो, जिनकी समझ है डेवलप, जिन्होंने सब्जेक्ट कुछ पहले पढ़ रखे हैं करो। लेकिन जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 1 महीना, होली के बाद से, 24 मार्च की है होली, होली के बाद से आप बिल्कुल डेली के 30 क्वेश्चन। देखिए ज्योग्राफी भी काफी आपकी हो जाएगी, मैपिंग भी हो जाएगी, इकोनॉमी का जो समझ में आए पढ़ो, छोड़ दो। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, आर्ट एंड कल्चर के हो गए, कुछ चीजें तो ऐसी हैं उनको समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप पढ़ के भी सीख लोगे, है ना। बाकी जब हम कराएंगे तो विस्तार से कराएंगे उस चीज को, लेकिन ये एक मान लो डेली के 30 क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इन 30 क्वेश्चन को करने में 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। अरे 1 घंटा भी पकड़ लो, क्या हो गया? डेली 1 घंटा में अगर आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 300 दिन के हिसाब से 9,000 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं 1 साल में। फिर इन्हीं 9,000 का जो 2026 वाले हैं उनका और रिवाइज करो, ठीक है, तो तुम्हारी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, है ना। चलो लिखो, आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो आप लोग को आरुष सर शुरू करवाएंगे आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें आप देखेंगे, मैंने बताया था मोटा मोटा समझना, 2 तरह का आर्किटेक्चर है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बन रहे हैं उनको नागर शैली कहते हैं, साउथ में जो बन रहे हैं उनको द्रविड़ शैली कहते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से एक तीसरी बनेगी, उसको बेसर कहते हैं, ठीक है। तो जो द्रविड़ शैली है, इसका जो बिल्कुल कह सकते हैं बिगिनिंग, प्रारंभ कहां से हुआ? पल्लवों ने शुरुआत करी थी, पल्लव वंश ने, ठीक है, पल्लव के टाइम पे। और ये भी 4 चरणों में हुआ है भाई। पहला शासक आया महेंद्र वर्मन, उसके टाइम पे थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। फिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट आया, उसके टाइम पे हुआ। फिर हम देखेंगे नरसिंह वर्मन सेकंड आया। फिर हम देखेंगे नंदी वर्मन आया, उसके टाइम पे थोड़ा थोड़ा मतलब चीजों में निखार आता चला गया। 2008-9 में आया एंड्रॉइड, पहले 1.0 2.0, आज कितना चल रहा है? 14 15 कौन सा चल रहा है? चीजें अपग्रेड हो रही है ना। तो ऐसे ही जो मंदिर स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो भी ग्रेजुअली सतत विकास की तरफ बढ़ा है, विकासशील हुआ है। तो पल्लवों के टाइम पे कुछ हुआ, फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे चोल वंश। चोलास के टाइम पे जो विमान होता है मंदिर का, विमान मतलब जैसे ये मंदिर है, जो ये चीज गई, ये इसमें अलग अलग चीजें आई, इसके अपग्रेडेशन होते चले गए। ऐसे ही फिर पांड्य वंश आया, इन्होंने गेट्स पे बहुत काम किया, गोपुरम जिसको हम बोलते हैं ना, गोपुरम, कि भाई एक मंदिर है, नॉर्मल मंदिर ये है भगवान का, ठीक है। एक कोई शासक आया, उसने इसके आगे गोपुरम बना दिया एक। दूसरा आया, उसने कहा नहीं जी नहीं, मैं तो और बड़ा बनाऊंगा, ये बना दिया। तीसरा आया, उसने और बड़ा बना दिया। तो मंदिर यही है, लेकिन उसमें जो एंट्री गेट्स है, फिर कईयों ने क्या किया, चारों तरफ बनवा दिए, तो इसको बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। आप डिटेल में, बहुत डिटेल में सर कराएंगे, बिल्कुल फोटो वोटो दिखा के मजा आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में ऐसा क्या अलग हुआ इनसे? तो ऑर्नामेंटेशन ऑफ पिलर,
जो पिलर्स होते थे उन पे ऑर्नामेंटेशन, अलंकरण होना शुरू हो गया। और ऐसा ऐसा अलंकरण हुआ कि आगे हम देखेंगे, आपने शायद, अगर आप लोग चलाते ही हो, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, देखा होगा कि विट्ठल टेम्पल है, यहाँ पे जो पिलर्स है उनमें से म्यूजिक निकलता है। हालांकि आज के टाइम में उस लेवल का नहीं निकल रहा है म्यूजिक, क्योंकि टेम्पल्स तोड़े गए हैं, नष्ट किए गए हैं, लेकिन आज भी वो चीज बरकरार है। आप वहां जाओ, आप खुद भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो आवाज उससे निकलेगी, कोई स्वर तो निकलेगा, लेकिन हाँ, उतनी अच्छा स्वर नहीं निकल सकता। वहां पे बच्चे बैठे रहते हैं या कोई और जो वहां के लोकल है, उनको आप 50, 100, 200 रुपए दो, वो फिर आपको उनको मूव कर करके, मतलब एक टाइम पे तो कहा जाता था कि भाई शाम में जैसे मंदिर में आरती हो रही है ना, तो कोई ढोल नगाड़े, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं होती थी। पंडित जी आराम से अपनी आरती गा रहे हैं और उन्हीं पिलर्स को मूव कर करके उससे म्यूजिक, संगीत उत्पन्न होता था। तो वो उस लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पे, सोचिए आज से 500, 600 साल पहले, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। ऊपर से हम इसमें देखते हैं कल्याण मंडप बनना शुरू, जैसे मैंने मंडप बनाया, कल्याण मतलब क्या होता है? कल्याणम, भाई तुम्हारा कल्याण हो गया। रोहित, तुम्हारा कल्याण कब होगा ये बताओ। रोहित, तुम्हारा कल्याण कब होगा? सर जब अपने माँ बाप की सेवा होगा। अरे माँ बाप की सेवा तो हो जाएगी, जब बहू आएगी घर में, शादी होगी तेरी, असली कल्याण तब होगा। 7 पुश्तों को तर्पण तब मिलेगा कि बड़ा बन जाएगा बढ़िया, और एक बहू आ जाएगी घर में। तो कहने का मतलब है, साउथ में शादी को, विवाह को कल्याणम बोलते हैं, कल्याणम। ठीक है, तो कल्याण मंडप की शादी के लिए अलग से। अच्छा, और इसमें शादी भी है नहीं कि कोई चलता फिरता आगे, हाँ भाई मैं आगे भी मेरी शादी करो ना, भगवान की करा रहे हैं। क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट भी आप देखेंगे उसका साउथ में ही उदय हुआ है, बाद में ये 15वीं और 14वीं शताब्दी में ऊपर आया है नॉर्थ में। पर आज के टाइम भी जो एक आस्था भाव है, ऐसे तो नहीं कह सकते, मीराबाई भी यहाँ हुई है, सब है, लेकिन जो एक पूजा पाठ का तौर तरीका है वो साउथ में एक अलग लेवल का है। तो अच्छा, उसका रीजन भी है, भाई हमेशा जो भी आक्रमणकारी आए वो नॉर्थ वेस्ट से आए, मंदिर तोड़ दिए, तो चीजें बहुत डिस्टर्ब रही। साउथ का अपना इंटेक्ट रहा, चाहे मंदिर का आर्किटेक्चर हो, चाहे मंदिर का बिल्डिंग हो, वो रही, और उनका एक पूजा पाठ का लेवल ज्यादा ही धर्म को बिल्कुल उसमें, मतलब ज्यादा ही इमोशन से अटैच होके रहते हैं। नॉर्थ में भी रहते हैं, लेकिन साउथ की बात इस मामले में अलग है। अब देखना, जितने भी साउथ के वैसे तो वहां नॉर्मली लोग धोती नहीं पहनेंगे, लुंगी पहनेंगे, है ना। रीजन क्या है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में धोती का बारे में वर्णन है ही नहीं, और वो लोग ऋग्वैदिक परंपराओं को ज्यादा मानते हैं, यज्ञ में विश्वास रखते हैं, और ऋग्वेद में जो बता रखा है धोती बांधने का स्टाइल, वो वैसे बांध रखा है पूरा रैप करके। तो वो लोग आज भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो एक अलग ऑर्नामेंटेशन, कल्याण मंडपम। फिर एक माता का मंदिर, देवी माँ का मंदिर, मैंने बताया था देवी माँ को अम्मा बोलते हैं, अम्मन, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो एक वहां पे देवी माँ का भी मंदिर वो बनवाते थे। तो ये 2-4 चीजें हैं। आवाज आ रही है? यस सर। अम्मन टेम्पल यानी देवी माँ का मंदिर, ये जो भी उनकी आराध्य इष्ट देवी है उनका मंदिर, ये एक प्रॉपर प्रचलन में चीजें आई। तो 2-4 पॉइंट्स हैं, लिख लो। और बिल्डिंग्स देख, मतलब बिल्डिंग्स ने जो जो मंदिर बनाए हैं वो देख लेंगे हम, और फिर उसके बाद आपका विजयनगर साम्राज्य, दी एंड कोर्स का। ठीक है, लिखो। आर्किटेक्चर लिखा ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला। ये तो समझने के लिए कि पल्लव के टाइम क्या हुआ, चोल के, ये बताया गया है ओवर द पीरियड ग्रेजुअली कैसे चीजें आगे आई हैं, है ना। लिखो, पहला लिखो, पॉइंट लिखो इसमें। ड्यूरिंग द एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, ड्यूरिंग द एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, ड्यूरिंग द एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर, द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ। विजयनगर साम्राज्य के काल में, विजयनगर साम्राज्य के काल में द्रविड़ मंदिर स्थापत्य शैली या स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। विजयनगर साम्राज्य के काल में द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ड्यूरिंग द एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ। दूसरा,
Special emphasis was laid on the ornamentation of gopurams and pillars. Special emphasis was laid on the ornamentation of gopurams and pillars. गोपुरम और स्तंभों के अलंकरण पर विशेष जोर या विशेष ध्यान दिया गया। इस गोपुरम एवं स्तंभों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला लिखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ दिस टाइम वर, इस समय के मंदिर की विशेषताएं। मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ दिस टाइम, इस काल के या इस समय के मंदिरों की विशेषताएं। आगे लिख लेना दो चीज, ठीक है। एक तो लिख लो कल्याण मंडपम या कल्याण मंडप लिख लो। दूसरा क्या लिखोगे? अम्मन टेम्पल। लिखा? ये बेसिकली विशेषताएं हैं, ये बेसिकली स्पेशलिटीज हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। आगे लिखो अगला पॉइंट अलग से। देवराय सेकंड बिल्ट हजारा स्वामी टेम्पल। देवराय द्वितीय ने हजारा स्वामी टेम्पल का निर्माण करवाया, जो कि श्री राम को समर्पित है। विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री राम। क्योंकि अब आप देख रहे हो उधर अयोध्या में राम मंदिर बिल्कुल चर्चा में है, अभी हुआ है उसका। तो आपसे साउथ में भी पूछ सकते हैं। नॉर्मली साउथ में जो होता है ना, हम लोग के दिमाग में ही आता है कि वहां भाई विष्णु वैष्णविज्म का ज्यादा है, विट्ठल देव है ना, विष्णु जी का, कार्तिकेय का ज्यादा है। लेकिन अगर कोई पूछ ले साउथ का श्री राम का मंदिर कौन सा है, तो हजारा स्वामी टेम्पल जो है ये श्री राम को समर्पित है। तो देवराय सेकंड हैड बिल्ट हजारा स्वामी टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री राम। देवराय द्वितीय ने हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि प्रभु श्री राम को समर्पित है। अगला लिखो, कृष्णदेव राय बिल्ट द फेमस विट्ठल टेम्पल। ठीक है, कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। इसी में नीचे लिख लेना एरो बना के ब्रैकेट में, फेमस और इट्स म्यूजिकल पिलर्स। यह मंदिर अपने संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णदेव राय गॉट बिल्ट विट्ठल टेम्पल। कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर अपने संगीत स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। दिस टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स म्यूजिकल पिलर्स। आगे लिखो, कृष्णदेव राय ऑल्सो फाउंडेड अ सिटी नेम्ड। कृष्णदेव राय ने एक शहर का एक नगर बसाया, नांगलपुर। कंफ्यूज मत होना, एक नांगलपुर गुजरात में भी पड़ता है, ये साउथ इधर तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले रीजन का, ये विजयनगर में ही बनाया था, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखा इन द मेमोरी ऑफ हर मदर नांगल देवी। ये अपनी माँ नांगल देवी की याद में। सर जी सर हाँ, आवाज निकल गई आपकी। अच्छा फिर से बोल रहा हूँ, क्या सुना था लास्ट? सर ये नंगल देवी। नांगल, नंगल नहीं है, नांगल है। कृष्णदेव राय ने नांगलपुर नामक नगर की स्थापना की, जो कि उसने अपनी माँ नांगल देवी की याद में बसाया था। लिख दो, कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सिटी नेम्ड नांगलपुर इन द मेमोरी ऑफ हर मदर नांगल देवी। ठीक है, कुछ पूछ रहे हो रोहित?
पर इसके आसपास कोई रिवर थी, नदी? होगी। देखो, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के आसपास था, लिखवाया है मैंने। कृष्णा है, कृष्ण रिवर है वो तो सर। है पता नहीं, मेरे को है पता बेटा। नहीं था सर, मेरे को नहीं तुंगभद्रा पता कौन सी। दक्षिण पथ। सर तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के साउथ बैंक पे। तो बड़ी छोटी मोटी स्ट्रीम्स, धाराएं हो सकती हैं, लेकिन जो बड़ी मेजर रिवर है वो आप तुंगभद्रा ही कहोगे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य ही तुंगभद्रा के दक्षिणी छोर पे था, किनारे पर। तो ये भी ऑफ कोर्स जब उसी नगर बोला है ना, छोटा सा एक तो साम्राज्य उसमें एक नगर बसाया, तो ये भी इनडायरेक्टली आप कह ही सकते हो कि तुंगभद्रा के तट पर था, है ना। ओके सर। सर एक जी। डाउट है। सर ये जो म्यूजिकल पिलर्स है उसका मतलब समझ में नहीं आया, मतलब क्या वो? मैं बता रहा हूँ। मैं, आप लोग खुद करना, मैं तो क्या शेयर करूं, आप लोग ज्यादा होशियार हो। गूगल पे डालना विठल टेम्पल म्यूजिकल पिलर्स, ये वीडियो देखना है इसका, 5-7 मिनट का होगा, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन देखना। पिलर्स होते हैं वो मूव करते हैं, जैसे रोलिंग रोलर्स होते हैं, रोलर रोलर टाइप का होता है और उससे म्यूजिक निकलता है। देखना इसका वीडियो, सब देखना आज, ठीक है। यस सर। चलो अगला लिखो। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय गॉट बिल्ट अच्युत देव राय टेम्पल। इसका तो याद नहीं करना पड़ेगा, सही है ना रोहित। अच्युत देव राय गॉट बिल्ट अच्युत यस देव सर। राय टेम्पल। अच्युत देव राय ने अच्युत देव राय मंदिर की का निर्माण करवाया। अगला लिखो। द विरूपाक्ष टेम्पल वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। आप एक विरूपाक्ष टेम्पल पढ़ेंगे एंशियंट में, शायद मैं गलत नहीं हूँ, शायद बोल रहा हूँ 7th या 8th सेंचुरी के आसपास का है ना, विरूपाक्ष टेम्पल लेपाक्षी में। तो विरूपाक्ष टेम्पल वॉज रीबिल्ट ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ। हम्पी का तो आप जानते ही है नाम, है ना। 50 रुपए के पीछे आता है। लिखो, यहाँ का प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस महल है। द मेन अट्रैक्शन हेयर, हेयर मतलब विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, जो हम्पी, अब तो आज के टाइम में तो हम्पी बचा है, उसकी बात हो रही है। द मेन अट्रैक्शन हेयर आर विरूपाक्ष टेम्पल एंड लोटस पैलेस। यहाँ का प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस महल है। सर विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण उसके बाद क्या लिखवाए हैं? विरूपाक्ष मंदिर का पुनर्निर्माण विजयनगर साम्राज्य के काल में हुआ। उसके बाद लिखवाया है, यहाँ का प्रमुख आकर्षण विरूपाक्ष मंदिर तथा लोटस महल है। बिल्कुल, इसको मैं इसकी फोटो अटैच कर दूंगा, भी कर नहीं पाया। ये उस टाइम का एयर कंडीशनड महल समझो, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगला लास्ट पॉइंट लिख लो। हम्पी इज लिस्टेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी को हम्पी को वैश्विक धरोहर स्थल के रूप में नामांकित किया गया है, या लिखा गया है, लिस्टेड है ना। हम्पी इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये देखो जी, ये है आपका हजारा स्वामी टेम्पल, देख पा रहे हैं। यस सर। ये है आपका विठल टेम्पल। ये जो पिलर्स है ना, ये मूव करते हैं। मूव मतलब अपनी जगह से उठ के उधर नहीं चले जाते, मतलब रोटेटरी फंक्शन है, रोलर की तरह। देखना वीडियो, देखना तुम लोग, ये देखो सर इसके अंदर से म्यूजिक भी निकलता है? आवाज आती है, बहुत अच्छी आवाज आती है, सुनिएगा म्यूजिक, मजा आएगा। अब उतना अच्छा नहीं रहा जब पहले होता था भाई, क्योंकि काफी आक्रमण हुए हैं, तोड़ा गया है कई बार, लेकिन अभी भी म्यूजिक निकलता है इसमें से। ये आपका मेन वो है विरूपाक्ष टेम्पल कॉम्प्लेक्स पूरा। यहीं पे ये आपका वो देखो रथ वाला, वो हम्पी जो मैंने पहले फोटो दिखाया था, इसमें है कि नहीं देखूंगा। ये देखो ये रहा। ये सब देख रहे हो आप, ये ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है बाद में। ये ऊपर जो एक मंदिर दिखाया था, इसका वही नहीं है विमान, इधर इधर पे सब तोड़ा गया है। सर ये विरूपाक्ष मंदिर और लोटस महल किसने बनवाया है? कृष्णदेव राय। विरूपाक्ष मंदिर कृष्णदेव राय ने नहीं बनवाया, लोटस महल बनवाया है
विरूपाक्ष मंदिर तो मैंने बताया 7वीं 8वीं शताब्दी का है, उसका पुनर्निर्माण करवाया है। वो आप एंशियंट में पढ़ोगे किसने बनवाया है। ठीक है जी, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य का इतिहास जितना पढ़ना था, जितना जरूरी है, वो आज समाप्त होता है। अब हम परसों मिलेंगे, इसको रिवाइज करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट होगा सर आपका इसका? ये बहमनी। टेस्ट होगा सर इसका? अरे तुम अभी पढ़ते जाओ, मैं टेस्ट नहीं लूंगा यार, तुम लोग पढ़ो पहले। तुम लोग रिवाइज, एक क्लास का तुम लोग को याद नहीं हो रहा है यार, टेस्ट के पीछे ऐसे मेरी बहुत मेहनत लगती है। 14 घंटे लगा के मैंने वो बनाए थे क्वेश्चंस। खैर कोई नहीं, सर एक मेरे काम क्वेश्चन है करना, आप लोग पढ़िए। हाँ बोलो। सर, वो जो उस दिन आप लिखवाए थे वो बिरार, वो समझ नहीं आता वो बिरार है कौन सर, वो अचानक से एक ही बार वो आ आगे गया अभी था। अब बहमनी पढ़ेंगे ना तब आएगा। बहमनी में से टूट के ही बने थे ये, बिदार, बिरार, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर। परसों बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तब तक यस विजयनगर को अच्छे से रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। बुक्स बहुत है, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गजों के नाम बहुत अच्छे से, उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, जो लिखा है, उसको ढंग से याद करो। और बाकी हम मिलते हैं आपसे परसों। कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, वो देखिएगा। बाकी आरुष सर हैं? आरुष सर नहीं है। चलो ठीक है फिर, क्या मैसेज कर रहे हो तुम लोग? मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, यस यस यस। चलो बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।